हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस प्रश्न बैंक की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम प्रश्न बैंक की यूनिट 4 की करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 का बेटा जो नाम है रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है ना यूनिट, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और बेटा ये जो आज का है ना पार्ट नंबर 1 है, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 है आज का। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में है ना हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे बेटा, सारे ऑब्जेक्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी बेटा आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, जो यूनिट 4 है, तो बेटा मैं यूनिट 4 का थोड़ा सा एक बार आपको मार्किंग बता दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो बेटा यूनिट जो 4 है, इस यूनिट 4 में से बेटा आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं। कितने ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं? 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे और एक मिलेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इस टाइप से बेटा जो आपकी यूनिट 4 है, इस यूनिट 4 में से 5 नंबर का आना है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ओके बेटा, चलो तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 1 देखते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं बेटा सबसे पहले। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला हमारा दोस्तों ये है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ। अब बेटा ये प्रगति क्या होती है ना? प्रगति बेटा जो गति होती है, इस गति का उल्टा होता है। ठीक है, अक्सर बेटा हमने सुना है किसी अभिक्रिया का जो वेग है वो गति के साथ क्या होता है? बढ़ता है। जब गति बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। बट ये प्रगति है, आपने सुना होगा गति का उल्टा प्रगति। गति का उल्टा क्या है? प्रगति। मतलब गति, अभिक्रिया की जो प्रगति, मतलब अभिक्रिया की जब वेग जो गति है वो कम हो रही है। प्रगति का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, तो जब अभिक्रिया का जो किसी अभिक्रिया का जो वेग है घटने के साथ क्या होगा? अभिक्रिया की जब दर घटेगी तो घटने के साथ क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यदि गति होता तो हम क्या लिखते? बढ़ता है। बट यहाँ पर प्रगति का मतलब घटना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आपका घटना आएगा। ठीक है, तो बी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है। ठीक है, जिस पर स्वतंत्र होती है मतलब शून्य कोटि की जो अभिक्रिया की दर है वो डिपेंड नहीं करती, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई नाता नहीं होता। तो वो है बेटा अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण। ठीक है, चलो अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बेटा क्या बोल रहा है? विशिष्ट दर बोल रहा है। विशिष्ट दर स्थिरांक। विशिष्ट दर स्थिरांक मतलब बेटा वो के ही होता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो सिंपल सी बात है बेटा, ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक होता है, जो के होता है बेटा वो ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, थोड़ी सी मिस्टेक है, वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक मतलब के। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो बेटा जो वेग स्थिरांक होता है के, इसका हमें क्या करना है? इकाई बताना है। ठीक है, क्या बताना है बेटा? इकाई बताना है। ठीक है, तो आपको खुद को पता होगा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और इसके अलावा बेटा आप प्रथम कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तीनों कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक बिल्कुल आप याद रखना। 100% यहाँ कहीं ना कहीं से इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसका बेटा जो सही आंसर है क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा। हमारा पांचवा ऑब्जेक्ट है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब के निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? किसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, किसको घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, हमारा 5वां है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था, देखो प्रथम कोटि हो, शून्य कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, तृतीय कोटि हो, है ना, ये जो अभिक्रिया की जो दर है वो ताप पे निर्भर करती है। ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ताप घटेगा तो ये घटेगी, तो ताप यहाँ पर आएगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक की वैल्यू बढ़ेगी और घटेगा तो घटेगी। ठीक है, ताप है ये हमारा। ठीक है, चलो, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने पर मुख्य कारण। ठीक है, मतलब कह रहा है किसी अभिक्रिया का यदि ताप में वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की जो दर है अधिक बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बेटा क्या है ये बताना। ठीक है, तो बेटा जब अभिक्रिया के तापक्रम में वृद्धि होगी, किस में वृद्धि होगी? तापक्रम में वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे बेटा ये जो एक पात्र है इसमें मैंने क्या किया?
जल ले लिया, क्या किया, जल ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको मैं ताप बढ़ा रहा हूँ, ताप बढ़ा रहा हूँ बेटा, जल बहुत तेजी से उबाल करेगा, और बहुत तेजी से उबाल करेगा तो जल के कई अणु आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और टक्कर करेंगे तो ये तीव्रता से आपस में संपन्न हो जाएगी अभिक्रिया। मतलब सीधी सी बात, ताप बढ़ाएंगे तो बेटा टक्करों की प्रभावी संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की प्रभावी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यही ना हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है क्रिया कारक मतलब अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह अभिक्रिया कौन सी होगी, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो अभिक्रिया कौन सी होगी, ठीक है। तो बेटा वो आपका सही आंसर होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना। आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, एक भी क्रियाकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता। एक के होता है तो प्रथम कोटि, दो के होता है द्वितीय कोटि, तीन के होता है तृतीय कोटि, एक की भी नहीं होगा तो शून्य कोटि। तो वेग क्रियाकारक पर निर्भर नहीं करता, तो शून्य कोटि हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के लिए, एक सेकंड, किसी अभिक्रिया के लिए वेग आपको ये दिया है, ठीक है, इसकी कोटि क्या होगी, है ना। तो आपको पता ही है बेटा, सांद्रण पदों पर लगाई गई घातों का योग कोटि होता है। तो ए के सांद्रण पे क्या लगा है, एम, और बी के सांद्रण पे क्या लगा है, एम, तो एम प्लस एन को आप जोड़ दो, है ना। तो एम प्लस एन इज अ करेक्ट आंसर। तो जो बेटा 8वां है, इस 8वें का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला, एम प्लस एन, ठीक है। चलो 90 पे पढ़ते हैं, ठीक है। रेडियो धर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया की कोटि, जो रेडियो धर्मी क्षय होता है ना, रेडियो किरणों का जो क्षय होता है, रेडियो किरणों में जो क्षति होती है, रेडियो किरणों में जो क्षति होती है ना, वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो बेटा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडियो धर्मी क्षय क्रिया अभिक्रिया की कोटि होती है तो वो कौन सी को होगी बेटा, प्रथम होगी। कौन सी होगी, प्रथम होगी, ठीक है। चलो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो किस पर निर्भर करता है, ये बताना है। क्रिया कारक तथा उत्पाद दोनों की सांद्रताओं पर नहीं। देखो पहला हमारा क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता पर। देखो आपको पता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है, क्या है बेटा, अर्ध आयु काल, वो लगभग क्या निकलता है, सॉरी, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन के, ये निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभिकारक है ही नहीं बेटा, यहाँ पर तो जो अभिकारक होता ही नहीं, 0.693 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर कोई ना तो अभिकारक होता है ना तो उत्पाद होता है, ठीक है। तो ना तो क्रियाकारक की सांद्रता पर, ना उत्पाद की सांद्रता पर, ना क्रिया और उत्पाद की दोनों की सांद्रता पर, तो दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ना बेटा। ये तो आपका ये ना 0.693 अपॉन के होता है, तो यहाँ तो कुछ होता है, ये भी कांस्टेंट है ना, और ये भी कांस्टेंट होता ही नहीं है, अभिकारक ना उत्पाद कुछ भी नहीं होता है ना, तो दोनों की सांद्रताओं पर नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी दर किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो करती है रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर, सक्रिय द्रव्यमान पर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इसने क्या बोला है, समाकलित दर समीकरण, तो आप अपनी कॉपी में लिखो बेटा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित दर समीकरण होता है वो होता है K बराबर 2.2 ठीक है 303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, समझ गया ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित दर समीकरण होता है K बराबर होता है 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, तो ये होता है, ये अपनी कॉपी में आप लिख लो, ठीक है। चलो क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, अब देखो इसने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किसकी इकाई बोला है बेटा, वेग स्थिरांक की इकाई बोला है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है बेटा सेकंड इनवर्स, क्या होती है, सेकंड इनवर्स इज हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के, हमने बेटा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में क्या होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर मतलब dx अपॉन dt, dx अपॉन dt अभिकारकों की सांद्रता के कैसी होती है, समानुपाती। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, समानुपाती, ठीक है। तो आप भर लो इसमें समानुपाती, समानुपाती, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो। अभिक्रिया की खाली स्थान का मान शून्य नहीं हो सकता, किस अभिक्रिया की खाली स्थान का मान शून्य नहीं हो सकता,
ये बताना है आपको, है ना। ये हमारा रिक्त स्थान नंबर बेटा 4 है, आपको ये बताना है। तो किसी अभिक्रिया की खाली स्थान का मान शून्य नहीं हो सकता, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। बेटा ध्यान रखना, किसी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, क्योंकि आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है और 0 तो बेटा पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो हमेशा 1 2 3 4 होगी, क्योंकि जब शून्य होगी तो अभिक्रिया ही नहीं होगी, और अभिक्रिया नहीं होगी, है ना, तो अभिक्रिया की आणविकता तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, किसी अभिक्रिया की आणविकता, इसमें आणविकता आपको भरना है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है? चलो, एथिल एस्टेट का जल अपघटन, एथिल एस्टेट का जल अपघटन, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एथिल एस्टेट, है ना, एक सेकंड, CH3COO2H5 एथिल एस्टेट और इसका जल अपघटन, ठीक है। ये है ना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो बेटा आपको बता देता हूँ, एथिल एस्टेट का जल अपघटन है, ये जो है ना आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। जल अपघटन मतलब जल से क्रिया कराना। तो एथिल एस्टेट का जल अपघटन कौन सी अभिक्रिया है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण 1, अब इसमें बोला प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण एक शून्य, प्रकाश संश्लेषण एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है बेटा? एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। चलो, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल। इसमें आपको आंसर क्या देना बेटा? अर्ध आयुकाल देना, ठीक है। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, क्लियर है, ठीक है। 7वां हो गया। चलो 8वें पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। 8वें पढ़ते हैं, ठीक है। चलो 8वां, दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों पर घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। 8वां है ना, अभिक्रिया की कोटि भर लेना इसमें आंसर, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रदीप मतलब पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का अनुपात। अब ये बताना बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक का अनुपान लिखा है बेटा, अनुपात है ये, क्या है? अनुपात, ठीक है। तो जैसे मान लो अग्र अभिक्रिया का वेग क्या है? K1 और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या है? K2, है ना। तो ये क्या कहलाता है? तो बेटा ये कहलाता है साम्य स्थिरांक, ठीक है, साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको क्या देना बेटा? इसमें क्या भरना है आपको? साम्य स्थिरांक, जो आपका खाली स्थान है 9वां, ठीक है। इसमें क्या भरना है आपको? साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, खाली स्थान अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता तथा दाब पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता बेटा? क्या नहीं करता? तो बेटा दर स्थिरांक जो K होता है वो अभिकारक और क्रियाफल की सांद्रता के दाब पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें क्या लिखना है बेटा आपको? क्या इसका आंसर देना है आपको? दर स्थिरांक। दर स्थिरांक मतलब K, आप हिंदी में लिख देना, शब्दों में लिख देना दर स्थिरांक, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियों पे बात करते हैं, ठीक है। और सही जोड़ियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा, सही जोड़ियों पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सही जोड़ियाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया, बेटा मात्रक है, सिंपल सी बात है। क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की मात्रक क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि का क्या है? सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और द्वितीय कोटि का क्या है बेटा? द्वितीय कोटि का क्या है? दा वाला। द्वितीय कोटि का क्या है? दा वाला, ठीक है। तो ये मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हुआ और ये हमारा चौथा हुआ, ठीक है। सिंपल सी बेटा, है ना। तो ये बेटा हमारे सभी ऑब्जेक्ट जो यूनिट 4 के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेटा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आना है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में बेटा आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है बेटा। इसमें क्या बोला है? रासायनिक अभिक्रिया की जो दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं लोग, है ना, बट क्वेश्चन ये प्रभावित करने वाले कारक ही हैं। तो बेटा जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है ना, या फिर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में बेटा इसका जो पहला कारक है बेटा वो है अभिकारक की प्रकृति। इसमें आपको 3 ही कारक देना है, टेंशन मत लो, आपको ज़्यादा कारक इसमें नहीं देना है। आपको केवल कितने कारक देना है बेटा? 3 कारक देना है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का है, ठीक है। तो पहला है अभिकारक की प्रकृति। तो बेटा वे पदार्थ जो अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ पदार्थ अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ अधिक कम क्रियाशील होते हैं। तो वे पदार्थ जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनके लिए अभिक्रिया की दर होती है बेटा वो अधिक होती है, और वे पदार्थ जो कम क्रियाशील होते हैं उनके लिए अभिक्रिया की दर कम होती है। सीधी सी बात है ना। क्लियर हुआ? पहला हो गया पॉइंट, है ना। चलो दूसरा पॉइंट,
इसके दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं बेटा। दूसरा पॉइंट इसका जो है सांद्रता का प्रभाव। क्या है? सांद्रता का प्रभाव। तो बेटा हमने ये चीज़ पहले से ही पढ़ के रखी है, जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रता की कैसी होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है या दर अभिकारकों की सांद्रता के कैसे होता है बेटा? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, अतः ठीक है, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है और सांद्रता कम करने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। सिंपल पॉइंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा हमारा दाब है। क्या है? दाब। ठीक है, सामान्यतः गैसों का दाब बढ़ाने से उनके आयतन में क्या हो जाती है बेटा? कमी। दाब बढ़ाते हैं तो देखो आपको पता ही है आयतन में क्या होती है? कमी होती है गैसों की। ठीक है, फलस्वरूप सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि, है ना, जिसके कारण और सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सामान्यतः गैसों का दाब बढ़ाने पर उनके आयतन में क्या हो जाती है? कमी। फलस्वरूप सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अतः दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये 3 कारक ही आपको लिखने हैं, बट मैं आगे और भी आपको पॉइंट बता देता हूँ बेटा। ताप, है ना, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी और ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की दर कम होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।